सुबह के 7:30 बज रहे थे। सूरज की किरणें चारों जानिब फैलकर उजाला कर चुकी थी। किचन से अंडे और पराठे की भीनी भीनी खुशबू आ रही थी। अनुषा आईने के सामने खड़ी होकर अपने बाल खोलकर कोई हेयर स्टाइल सोच रही थी। तंग आकर उसने पोनी टेल बनाकर अपने आप को आईने में देखा, फिर ड्रेसिंग टेबल पर रखा, ग्लोव्स उठाकर अपने होंठों पर लगाया। उसे अपनी अम्मी की आवाज सुनाई दी, अनुषा बेटा जल्दी करो, तुम्हारी बस निकल जाएगी। ये सुनकर उसने अपना बैग कंधे पर लटकाया, पाँव में सैंडल पहने और तेजी से चलती हुई किचन में आई थी। अम्मी, आप भी ना ढंग से तैयारी नहीं होने देती। उसने अपने बालों को एक बार फिर से एक अदा से पीछे करते हुए कहा। तो उसकी वालदा ने उसकी भरपूर तैयारी देखी। आज कोई खास दिन है क्या यूनी में? उन्होंने पराठा पलटते हुए पूछा तो अनुषा ने नफी में सर हिलाया। नहीं, लेकिन आज फ्रेशर्स आएंगे और सीनियर्स का उन पर अच्छा इंप्रेशन पड़ना चाहिए, बस इसीलिए। वैसे तो अच्छी लग रही हूं ना मैं? उसने अपनी अम्मी की गर्दन में बाहें डालकर पूछा तो उन्होंने इसका माथा चूमा था। बहुत प्यारी लग रही हो, बस सर पर चादर ले लेना और खुद को अच्छे से ढांप लेना। अनुषा की मुस्कुराहट मध्यम सी हो गई। अम्मी, आप ही ना मोहतरम जमाना है, वैसे भी कौन छेड़ेगा, और जो छेड़ेगा तो चप्पल ही खाएगा ना। खैर आप बताएं नाश्ते में क्या है? उसने अंडे पराठे की तरफ देखा तो मुंह बस हो रहा। क्या यार, कभी कोई अच्छा सा बर्गर सा नाश्ता भी करवा लिया करे। बॉयल एग, थोड़ा सीरियल, दूध के साथ चॉकलेट शेक या फिर हॉट चॉकलेट। लेकिन मेरी देसी माँ क्या जाने ये बर्गर नाश्ता। ये कहकर वो मेज पर बैठी और घी में लुथरा हुआ पराठा देखकर बुरे बुरे मुंह बनाने लगी। खुदा जो देता है शुक्र करके खा लेना चाहिए। उसकी अम्मी ने हमेशा की तरह उसे लेक्चर दिया तो उसने छोटे छोटे नवाले लेकर आधा पराठा खाया और उठकर बाहर जाने लगी कि उसे कुछ याद आया और वो अपनी अम्मी के पास वापस आई। अम्मी, उसने अपना खाली पर्स अम्मी के सामने लहराया। क्या अभी कल ही तो तुम्हें पूरे 500 रुपए दिए थे, कहाँ गए? जेब खर्च एक दिन में खत्म कर दिया। वो हैरान हुई तो अनुषा वहां वहां देखने लगी। अम्मी, 2025 चल रहा, भला 2025 में 500 की क्या कीमत हो सकती है? बहुत महंगाई हो गई है। ये कहकर उसने एक बार फिर से इल्तिजाइया निगाहों से अपनी माँ की तरफ देखा। अच्छा ठीक है। उन्होंने अपने पर्स से 50 का नोट निकालकर उसके हाथ पर रखा तो वो चिल्ला उठी। अम्मी ये क्या? आपको पता है यूनिवर्सिटी के पास बाहर बैठा फकीर भी 500 रुपये 50 रुपये नहीं लेता। कल मैंने उसे 50 रुपये दिए तो कहता है बाजी कुछ अपनी इज्जत का ही ख्याल कर लो। ये 50 रुपये तो जेब में रखते हुए भी शर्म आती है। और आप मुझे इस फकीर से भी बदतर समझ रही हैं। वो मुंह बसोर कर वहीं बैठकर एहतजाज करने लगी तो उसकी अम्मी हंस पड़ी। और कल जो 500 दिए थे वो तुम्हें याद नहीं आ रहे? वो भी कहाँ पीछे रहने वाली थी। अपनी बेटी की आदत से अच्छी तरह वाकिफ थी। तो क्या हो गया, चाय भी तो पीनी होती है ना। और कभी कोई दोस्त फरमाइश कर दे तो पूरी भी तो करनी होती है ना। आपको पता है यूनिवर्सिटी का समोसा भी 60 रुपए का हो गया है। चाय भी नहीं आएगी, मैं क्या करूं? यार कुछ तो रहम करे। वो बकायदा मिन्नतों पर उतर आई तो उसकी अम्मी मुस्कुरा दी। कोई बात नहीं, तुम एक काम करना, चाय को सिर्फ दूध दूर से देख लेना, घर आकर पी लेना, मैं तुम्हें अच्छी से बना दूंगी। और अगर समोसे का दिल चाहे तो आधा खा लेना। यह सुनकर नुशी ने हैरत से आंखें फैलाकर अपनी माँ की तरफ देखा। अम्मी, आधा समोसा कौन देता है यार? ठीक है अब मत दे, 50 रुपए भी, मैं वैसे ही चली जाती हूँ। वह नाराज होकर आगे बढ़ी और 50 रुपए वही छोड़े। बस स्टॉप आते ही वो बस में सवार हुई और एक बार फिर से उम्मीद से पर्स खोला तो उसकी हैरत की इंतहा न रही कि उसकी वालदा ने उसे 1000 रुपए पर्स में रख कर भेजा था। स्वीट अम्मी कितनी अच्छी हैं आप। वो जानती है महंगाई है, कोई कमाने वाला नहीं, स्कॉलरशिप पर पढ़ रही हूँ बस। मैं तो यही दुआ करती हूँ कि मुझे कोई अमीर कबीर सा ना जूनियर मिल जाए जिस पर अच्छा सा इंप्रेशन डालूं और जिंदगी बदल जाए। बस की खिड़की से टेक लगाकर वो अपनी जिंदगी के सुनहरी ख्वाब गिनने लगी। फिर यूनिवर्सिटी पास रुकी तो वो ख्वाबों से बाहर निकली। उसे अपना दुपट्टा गले में डाला और अपने बालों में अदा से हाथ फेरते आगे बढ़ी। सूरज तेज था मगर अनुषा के अंदाज उससे भी ज्यादा चमकदार था। हाथ में बैग, चाल में ठमक और दिल में ख्वाबों का एक जहान आबाद था। आज वो खुद को किसी सीरियल की हीरोइन महसूस कर रही थी। बस फर्क ये था कि सीरियल में बैकग्राउंड म्यूजिक होता है, यहाँ बस वैन और रिक्शे का हॉर्न बज रहा था। अपनी सोच पर वो खुद भी हंस पड़ी। गेट के पास पहुंचते से वही फकीर दिखाई दिया जो पिछले 3 दिन से वहीं बैठा था। चेहरा पुरसुकून था, आंखें पर धुंधला सा चश्मा, खिचड़ी बाल, गुद्दे से कपड़े और हाथ में कशकूल लिए वो वही चटाई बिछाकर बैठा। उसकी मासूम मुस्कुराहट देखकर नुशी का ड्रामा मूड फौरन ऑन हो गया। उसके पास गई, फकीर को चप्पल की टक टक सुनाई दी तो उसने पहलू बता। वो फकीर आदमी बनाई खो चुका था, शायद सिर्फ साया तक नजर आता था। अरे बाबा जी, बात सुने, आज दुआ जोर से करना, बस आज मेरी किस्मत बदल जाए। फकीर ने हल्की मुस्कुराहट के साथ सर हिलाया।
चश्मे के पार से आंखें खला को घूर रही थी। जी बीबी जी, क्या मांगना है रब से? वो खुश दिली से अनुषा से पूछने लगा। अनुषा ने गर्दन अकड़ा कर गहरी सांस ली। बस दुआ करो आज कोई हैंडसम सा, अमीर सा, अकेला सा गाड़ी वाला लड़का मेरे गले पड़ जाए। फकीर हंसा। गले पड़ जाए? बीबी ये दुआ है या बद्दुआ? वो ठहरा। उस लड़के के लिए अनुषा ने कहका लगाया। अरे बाबा, बद्दुआ नहीं है, किस्मत का चांस कहते हैं इसे। बस अल्लाह एक कार वाले और दिल वाले इससे मिलवा दे, ताकि मैं भी रोज कार में यूं नहीं आऊं और बस से जान छूट जाए। वो खोए खोए से लहजे में बोली तो फकीर की बुरी आंखें चश्मे के पार से उस पर टिक सी गई। बीबी जी, अल्लाह सबके सुन लेता है, मगर किस्मत वहीं बदलती है जहाँ नीयत साफ हो। अनुषा ने अपने सर को जंबिश दी। बाबा जी, नीयत बिल्कुल साफ है, बस हैंडसम थोड़ा अमीर चाहिए ताकि जिंदगी दिलचस्प गुजरे, बोरिंग ना रहे। ये कहकर उसने पर्स में हाथ डाला और माँ के दिए 50 रुपए निकालकर फकीर के कशकोल में डाल दिए। लो बाबा जी, ये मेरी इन्वेस्टमेंट समझो, दुआ के बदले एडवांस फीस दे रही हूँ। फकीर ने खामोशी से उसे देखा। चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट फैल गई। अल्लाह वो तुम्हें दे जो तुम्हारे नसीब के लिए बेहतर हो, ना कि वो जो तुम्हें अच्छा लगे। अनुषा ने हंसते हुए अपने हाथ पर ताली मारी। बाबा जी, आप दुआ दीजिए, फलसफा बन जा रही है। फकीर ने हल्की हंसी के साथ हाथ उठाया। जाओ बीबी, आज तुम्हारी दुआ सुन ली जाएगी। अनुषा खुशी से थमकती हुई आगे बढ़ी। अल्लाह करे वाकई सुन ले, कोई कार वाला आज टकरा ही जाए। फिर जब मेरी किस्मत पर रश्क हो मुझे, तो मैं कहूँ कि 50 रुपए की दुआ ने कमाल कर दिया। ये कहकर वो हंसते हुए गेट से अंदर दाखिल हुई। उस फकीर ने जाते जाते उसके कदमों की चाप सुनी और हल्का सा मुस्कुराया। फिर आसमान की तरफ देखा। ये लड़कियां बिना, ख्वाब बड़े और नोट छोटे। सर झटक वो भीख मांगने में मसरूफ हो गया। यूनिवर्सिटी का लॉन हमेशा की तरह शोर से भरा था। दरमियान में लड़कियों का वही ग्रुप जिसके गिर्द अनुषा की जिंदगी घूमती थी। फबीहा, मुनाहिल और हिला सब अपने बैग्स घुटनों पर रखे चाय के कप थामे बैठी थी। अनुषा गेट से अंदर आती हुई उन सबको देखते ही वो खुशी से चहकी। अरे मेरी सहेलियों, लगता है आज गपशप सेशन फुल ऑन है। उनके बीच जा बैठी। मुनाहिल ने फौरन उनके लिप ग्लॉस पर नजरें जमाई। लगता है आज फिर अमीर बनने का नया प्लान ना है। अनुषा ने नाज से गर्दन उठाई। क्या करूं, नाहिल, गुर्बत मुझ पर सूट ही नहीं करती। मेरी रूह अमीर है, बस जेब गरीब है। उसके मासूमियत से कहने पर सब खिलखिलाकर हंस पड़ी। अनुषा ने हिना के हाथ से चाय का कप लिया और घूंट पड़ा ही था कि मुनाहिल ने उसे एक न्यूज नशर की थी। एक जबरदस्त खबर है, तुम्हें पता है क्या? यूनी फीस बढ़ गई है फिर से। अनुषा ने फौरन संजीदगी से पूछा। नहीं पागल, अल्लाह न करे। फबीहा शर्माई। मेरी मंगनी हो गई है क्या? अनुषा की आंखें ऐसे फैली जैसे किसी ने उसकी ख्वाबों की फाइल ओपन कर दी। वाह, क्या न्यूज है, बहुत मुबारक हो, कल ही बात पक्की हुई है। फबीहा ने मजीद बताया तो अनुषा ने फौरन से सवाल पूछा जो कब से उसकी जुबान पर मचल रहा था। तुम्हारा बंदा करता क्या है? उसके लहजे में तजस्सुस था। उसकी अपनी शॉप है। वाह, अनुषा ने मसनूई हैरत से दोनों हाथ जोड़े। क्या बात है, अपनी शॉप मतलब अपना बिजनेस? जी बिल्कुल। फबीहा ने एक अदा से सर हिलाया। मतलब जैसे वो खुद बैठता है या कोई और संभालता है? सब हंस पड़े। नहीं, वो खुद देखता है सब कुछ, बहुत मुख्ती है। फबीहा ने शर्मा कर कहा तो अनुषा ने अब मनाहिल की चाय का घूंट लिया। मुख्ती होना अच्छा है, मगर मेरा आइडियल वो है जिसकी कोठी में 4 गाड़ियां पार्क हो और वो खुद भूल जाए कि कौन सी चलानी है। सबका कहका बुलंद हुआ। बिल्कुल बिल्कुल, मेरा ख्वाब तो ये है कि जिस दिन बारिश हो, मेरा शौहर मुझे कहे, डार्लिंग आज लेमोजिन निकालूं या मर्सिडीज, और मैं कहूँ जो गाड़ी ज्यादा चमक रही है वही दे आओ। और सब लड़कियां जोर से हंसने लगी। अनुषा, तुम्हें लगता है तुम्हारे नसीब में ऐसा शौहर आएगा? नाहिल का सवाल सुनकर अनुषा ने आंखें बंद की। मुझे यकीन है, थोड़ा वक्त लगेगा मगर आएगा जरूर। उसके एतमाद पर हिना ने उसे गौर से देखा। अनुषा मेरी जान, बस जागते हुए ख्वाब देखना बंद कर दो, वरना कभी किसी की सुजुकी में भी जगह नहीं मिलेगी। हिना की बात सुनकर अनुषा ने बुरे बुरे मुंह बनाए। तुम तो बस उल्टा ही सोचो। वैसे दुआ करो मुझे बाबा जी की दुआ लग जाए। कौन सा बाबा जी? नाहिल ने फौरन से पूछा। वही जो यूनी के गेट पर बैठे। आज उनको 50 रुपए दिए हैं, अब देखना नतीजा हैंडसम निकलेगा। सब हंसी से दोहरी हो गई। 50 रुपए में तो फकीर दुआ नहीं बल्कि बद्दुआ देता है, और तुम शौहर खरीदना चाहती हो? हिना के तंज पर अनुषा ने उसे आंखें दिखाई। अरे हिना, कभी कभी छोटी इन्वेस्टमेंट से बड़ा रिटर्न मिलता है। मेरी किस्मत भी स्टॉक मार्केट की तरह ऊपर जाएगी, देख लेना तुम। लॉन में चाय खत्म हुई तो वो लोग क्लास लेने के लिए आगे बढ़े और कहकों की गूंज देर तक फिजा में मौजूद रही थी।
पार्किंग एरिया हमेशा की तरह आज भी यूनिवर्सिटी का सबसे हंगामा खेज हिस्सा था। अनुषा जो हर रोज खुद को अमीरों की हीरोइन समझकर खास तैयार हुई थी, अब मायूस सी थी। वो फबीहा के साथ चलते हाथ में पकड़े कॉफी के कप से चंद घूंट पी रही थी। अभी उसकी बात खत्म भी ना हुई थी कि अचानक पीछे से कोई जोर से आकर उससे टकरा गया। कॉफी का कप जो उसके हाथ में था हल्का सा झलक गया। चंद कतरे उसके दुपट्टे पर जा पड़े। अनुषा फौरन मुड़ी और गुस्से से चीखी, ओ हेलो, आंखें नहीं है क्या? ये यूनिवर्सिटी है या अंधों का स्कूल? सामने एक स्टाइलिश सा लड़का खड़ा था, सफेद शर्ट पर ब्लू जीन्स, स्टाइलिश से बिखरे बाल और एक फाइल हाथ में थामे। वो हल्का सा शर्मिंदा नजर आया। सॉरी, मेरा ध्यान दूसरी तरफ था। अनुषा ने हाथ उठाकर बात काटी। जी बिल्कुल, ध्यान तो सबका दूसरी तरफ होता है, पर ये हजरात ऐसे चल रहे हैं जैसे माल रोड पर इनके बाप की जमीन हो। फबिया पीछे हंसी दबा रही थी। अनुषा ने मस्तूरी गुस्से में दुपट्टा जरा। अगर ये मेरे ब्रांडेड ड्रेस पर दाग रह गया ना, तो तुम्हें बिल अदा करना पड़ेगा। लड़के ने हैरान होकर उसे देखा। ब्रांडेड? ये तो आम कॉटन का दुपट्टा लग रहा है। अनुषा के मुंह से जैसे धुआं निकला। वो खजल होने की बजाय और गुस्सा हुई। तुम्हें फैशन की समझ नहीं है, इसलिए लग रहा होगा। पता नहीं कहाँ कहाँ से भर्ती कर लेते हैं लोगों को, ना तमीज है ना लिहाज। अभी वो बोल ही रही थी कि लड़का मुस्कुराकर फाइल उठाते उसकी तरफ देखकर धीरे में लहजे हुए ठीक है, आइंदा ख्याल रखूंगा कहा और आगे बढ़ गया। देखा कैसे भगाया इस लोफड़ को। वो मुस्कुराई। अभी थोड़ा आगे ही गई थी कि अनुषा के कानों में इंजन की धीमी गड़गड़ाहट सुनाई दी। वो पलटी और आंखें हैरत से खुल गई। वही लड़का अभी चंद लम्हे पहले जिसे वो अंधा कह रही थी, चमकती हुई स्याह स्पोर्ट्स कार के पास जाकर रुका। चाबी घुमाई, दरवाजा खोला और स्टाइल से बैठ गया। ओ माय गॉड, वही है। वो चिल्लाई और फबीहा हंसती चली गई। यही वो अंधा है जो अब तेरी बनाई वापस लाएगा। अनुषा ने दुपट्टा संभाला। मैं तो बस थोड़ा सा गुस्सा आकर कहा था। वो शर्मिंदा हुई। इतना अच्छा मौका हाथ से निकल गया। अभी जाकर उस फकीर से पूछती हूँ कि 50 रुपए में कैसी दुआ की कि अर्थ से लगकर वापस फर्श पर आ गई और मुझे जरा भी न छुई। अमीर मुंडा मेरे हाथ से निकल गया। तकरीबन रूहानी हो गई। यूनिवर्सिटी के गेट के बाहर शाम की ट्रैफिक का शोर था। वो गेट के पास पहुंची तो वही सुबह वाला फकीर चटाई बिछाए कुछ स्कूल सामने रखे किसी को देखे बगैर धीमी आवाज में भीख देने वाले को दुआएं दे रहा था। अल्लाह खैर करे, अल्लाह रिज़्क दे। अनुषा ने दूर से उसे घूरा। इस बाबा जी की तो दुआ ही एक्सपायर्ड हो चुकी है। उसे चारों तरफ नजरें दुराई। गेट के पास रास्ता मगर कोई खास ध्यान नहीं दे रहा था। खुद अभी पाँव चलती कशकूल के करीब पहुंची। कशकूल में कुछ सिक्के और चंद नोट रखे थे। बस चेक कर लूं अभी तक मेरा 50 का नोट है या गर्दिश में चला गया। पलाकर उसे सुबह वाला नोट मिल गया। उसने उंगली बढ़ाई, नोट पकड़ा, अरसा से निकालने लगी थी कि किसी ने उसका हाथ पकड़ लिया। बेबी, ये क्या कर रही हो? आवाज बिजली की तरह कानों में गूंजी। अनुषा उछलकर पीछे हुई। नोट हाथ से गिर गया। बाबा जी, आप तो अंधे थे ना? फकीर ने कशकूल उठाते सर खुजाया। अंधा हूँ बीबी, बहरा नहीं हूँ। तुम्हारे कदमों की आवाज से जान गया था कि तुम फकीर से भी बड़ी फकीर हो और मेरे ही कशकूल से पैसे निकाल रही हो। अनुषा के चेहरे पर शर्मिंदगी और गुस्से का मिला जुला रंग छा गया। वे चोरी नहीं कर रही, मैं तो बस देखना चाह रही थी कि आपकी दुआ की रिफंड पॉलिसी है या नहीं। फकीर ने मुस्कुराहट दबाई। दुआ रिफंड नहीं होती बीबी, अपडेट करनी पड़ती है। आप अंग्रेजी भी बोलते हैं? तो हैरान हुई। तो और क्या, पिछले कई साल से यहाँ यूनी के बाहर गुजारे हैं मैंने, कुछ तो अंग्रेजी आनी ही थी ना। फकीर ने अपनी सफेद दांतों की नुमाइश करते हुए कहा, चले फिर अपडेट कर ले। पिछली दुआ फेल हो गई। मैंने कहा था किस्मत चमकाया, आपने तो किस्मत को ही रोन दिया। स्पोर्ट्स काले वाले को अंधा कह दिया मैंने। वो मुंह घसोड़ने लगी। फकीर ने अपनी लाठी सीधी की। किस्मत चमकाने के लिए दिल साफ चाहिए होता है? आप तो अंधे हैं ना, आपको क्या पता मेरा दिल साफ है या नहीं? मैंने 50 रुपए दिए, मुझे बदले में कुछ नहीं मिला। ये तो सरासर फ्रेब है ना। अनुषा की रोनी शक्ल देखकर फकीर ने हल्के से सर झुकाया। 50 तो तुम्हें बददुआ में भी नहीं मिलेंगे। मैं फिर दुआ दी है। अनुषा ने गुस्से में पैर पटका। आपने बिल्कुल सरकारी महकमे जैसे हैं। पैसे लो, काम करो, ना करो, अल्लाह अल्लाह खैर सल्ला। फकीर की हंसी छूट गई। दुआ नियत से मिलती है, तुम्हारी नियत में जल्दबाजी थी। अनुषा ने मुंह बनाया। जल्दबाजी? बाबा जी, आपको अंदाजा भी है 2 साल हो गए हैं और मेरी जिंदगी में कुछ नहीं बता सिवाय बस के किराए के। फकीर ने मुस्कुराकर कशकूल आगे किया। फिर यही नोट वापस रख दो, दुआ दोबारा जमा करवा दो। अनुषा ने हाथ से नोट हिलाया। अब नहीं, अब मैं खुद ही अपनी दुआ बनूंगी। फकीर ने गौर से उसे देखा। अच्छा फिर सुनाओ अपनी दुआ। अनुषा ने गला खनकाया। या खुदा,
गली में जब मैं गिरूं तो कोई अमीर शख्स थाम ले, कोई आम सा नहीं, और मेरी किस्मत वैसे ही गोल्डन हो जाए जैसे आपका कशकूल है। फकीर ने जेरे लब मुस्कुराते उसे देखा। दुआ के साथ 50 का नोट लेकर वो पलटने लगी। किस्मत जैसे मजाक करने पर थली थी। पीछे से कोई लड़का तेजी से गुजरा तो अनुशे ठोकर खाकर सीधी फकीर की चटाई पर जा गई। फकीर का कशकूल उछल कर गिरा। सिक्के इधर उधर बिखर गए। फकीर ने जोर से कहका लगाया और हाथ बढ़ाकर आगे से खड़ा करने की कोशिश की, तो अनुशे बुड़बुड़ाते खुद में उठकर वहां से वापस लौट गई। बीबी जी, गिरती हुई चीजों को हमेशा किस्मत थामती है, चाहे देर से ही सही। फकीर ने कशकूल सीधा किया। ये लड़की नहीं बल्कि चलता फिरता लतीफा है। तभी एक स्याह स्पॉट कार सन से पास से निकली तो चौंकना हो गया और फौरन से नंबर नोट करने लगा। कान में लगा आला दबाकर नंबर दोहराया। ब्लैक स्पोर्ट्स कार, मॉडल नंबर 80, नंबर प्लेट ASC 234। और उसकी नजर दुपट्टा लहराकर चलती है नुशे पर पड़ी, जो अब भी बस में सवार होकर गिर जाने की तैयारी में थी और अपनी बूढ़ी आंखों से मुस्कुरा रही थी। अगले दिन वो जल्दी जल्दी यूनी पहुंची कि उसे अपना असाइनमेंट जमा करवाना था। तभी उसकी नज़र गेट के पास खड़े मेहंदी की तरफ गई। वो धूप के चश्मे, महंगी घड़ी और बेपनाह एतमाद के साथ खड़ा अपने दोस्तों से बात कर रहा था। अनुषा के अंदर की अमीरों वाली रूह अचानक जाग उठी। उसने अपनी दोस्तों के ग्रुप को देखा जो पास ही हंसकर गॉसिप गॉसिप में मसरूफ थी। लड़कियों, वो बंदा याद है ना? उसने शोखी से बाल समेटे। कौन सा? फबीहा ने पूछा। वही जो कल मैंने डांटा था, जिसे मेरा मतलब है जिसे मैंने थोड़ा सा एटीट्यूड दिया था। हाँ हाँ, वो गरीब सा लगा था ना। अनुषा ने आंख मारी। हाँ, वो गरीब नहीं, अंदर कोई रिच मैन है निकला। फबीहा के अलावा सब चौंकी। अब वो मेरी लिस्ट में है, देखो तो कैसी गाड़ी के साथ खड़ा है। ये कहकर अनुषा झट से अपना पर्स सीधा करती उसके ग्रुप के करीब जा पहुंची, जहां दो लड़की और एक मॉडर्न सी लड़की मौजूद थी। हेलो, वो खनकते लहजे में बोली तो मेहंदी बुतवचा हुआ। वाह, क्या गाड़ी है आपकी। मेरे भाई के पास भी ऐसी ही थी, बस थोड़ी नहीं थी, अफ्रीका से आई थी। लड़की ने चौंक से देखा। ओह, अफ्रीका से। उस मॉडर्न लड़की ने अपनी हंसी दबाई और मेहंदी की तरफ देखा। वो दिलचस्पी से अनुषा को देख रहा था। जी वही की, डायरेक्ट इम्पोर्टेड थी, लेकिन मामा की कलर पसंद नहीं है तो हमने दे दी। लड़के के दोस्त मुस्कुराने लगे। अच्छा, तो आप लोग इम्पोर्ट एक्सपोर्ट का बिजनेस करते हैं? मेहंदी ने सीने पर बाजू लपेटकर उससे दिलचस्पी से देखा, जो एक अदा से अपनी उंगलियों को हाथ तक लपेट रही थी। वैसे हम तो गाड़ियाँ यूरोपियन कंट्रीज से मंगवाते हैं। ये सुनकर वो एकदम से खजल हुई और घबराई, लेकिन फिर अपनी घबराहट पर जल्दी काबू कर लिया। आप लोग फ्रेशर्स हैं और मैं आपकी सीनियर्स। अगर आपको हेल्प चाहिए तो स्टडी में ज़रूर बताइएगा। वैसे आपको पता है ना, मैं ज़्यादा आम लोगों से बात नहीं करती, बस आपके स्टाइल ने इम्प्रेस कर दिया। मेहंदी ने वाज़ेह तौर पर लुत्फ ले लिया था। ओह, तो आप स्पेशल लोगों से बात करती हैं? बिल्कुल, हाई स्टैंडर्ड सोसाइटी का हिस्सा हूँ मैं। कल जो मैंने थोड़ा सा गुस्सा दिखाया वो बस एक टेस्ट था, देखना चाहती थी कि आप रिएक्ट कैसे करते हैं। अच्छा, लड़के ने चश्मा उतारा। और आप रिजल्ट क्या निकला? अनुषा ने बाल झटके। पास, बिल्कुल पास। इतना कहकर वो अपने दोस्तों की तरफ मुड़ी। चलो गर्ल्स, मुझे मामा ने कहा था ड्राइवर गाड़ी की सर्विस के लिए जाएगा, जल्दी असाइनमेंट जमा करवा कर आ जाना घर। सब लड़कियां हंसी दबाने लगी, क्योंकि उन्हें मालूम था कि अनुषा की गाड़ी नहीं बल्कि वो बस से जाती है। वो लड़का अब भी मुस्कुरा रहा था। कितनी ओवर है ये, मेडल्स गर्ल्स समझती है हमें, इसके अंदाज से पता ही नहीं चलता। हाउ चीप। वो मॉडर्न लड़की बुड़बुड़ाई। कितनी बुरी भी नहीं है, और क्या पता अमीरी हो। मेहंदी ने आंखों पर ग्लासेस चढ़ाते उस मॉडर्न लड़की जिसका नाम इरम था से एक मैसेज भेजा। ये हमारे बहुत काम आएगा, जस्ट वेट एंड वॉच। मैसेज पढ़कर इरम का मुंह खुल गया। बारिश शाम के अंधेरे में धीरे धीरे बढ़ रही थी। सड़क जल थल हो रही थी। अनुष्य बस स्टॉप के नीचे छतरी थामे खड़ी थी, मगर हवा के तेज झोंकों से बारिश बार बार उसके चेहरे तक पहुंच जाती। वो बुरी तरह कपकपाई। आज तो वो फकीर भी नहीं था। तभी एक चमकती हुई स्याह कार उसके सामने रुकी। दरवाजा आहिस्ता से खुला। अंदर से एक मायूस सा चेहरा निकला। ये बिल्ती था। आज गाड़ी में बैठ जाइए, बारिश रुकने वाली नहीं, बीमार पड़ जाएंगी आप। अनुजा ने हिचकिचाते हुए कार का दरवाजा खोला। सब कुछ उसे ख्वाब जैसा लगा। मेरा ड्राइवर भी शायद कहीं फंस गया है, उसने वजाहत दी तो मेहदी ने मुस्कुराते हुए कार आगे बढ़े। अनुषा के अंग अंग से खुशी फूटने लगी। उसे शीशे के पार बारिश में भीगे दरख्तों को देखा और उसका दिल खुशी से भर गया। यही उसका ख्वाब था, बारिश कार और एक पुरकशिश अमीर लड़का जिसे अपनी गाड़ी में बिठाकर ले जा रहा था। बस जरा आगे रोक देना, इसी लाइन में मेरा घर है। उसे डिफेंस के इलाके में गाड़ी रुकवाई ताकि मेहंदी पर अच्छा इंप्रेशन पड़े। मेहंदी ने एक नज़र उसके देखा।
वाकई लगता है बहुत अच्छा एरिया है। आज नहीं तो कल ये सब मेरा ही होगा। वो बुड़बुड़ाई। कुछ कहा आपने? नहीं तो। वो जबरदस्ती हंसी। कार आहिस्ता आहिस्ता डिफेंस के इलाके में दाखिल हुई। अनुषा ने एक खूबसूरत बड़े गेट वाले घर की तरफ इशारा किया। यही बस, ये मेरा बंगला है। मेहंदी ने सर हिलाया। ओह अच्छा। गेट वाकई आधा खुला था। अनुषा की किस्मत अच्छी थी, शायद किसी माली ने बंद नहीं किया था। वो शुक्रिया कहकर अंदर चली गई और दीवार से टेक लगाकर उसकी गाड़ी को कनखियों से देखने लगी। वो जा चुका था। अनुषा ने फौरन से गहरी सांस भरी और चप्पल हाथ में पकड़ी, और इससे पहले कि वो बाहर निकलती इसकी नजर सामने खड़े ऊंचे लंबे मर्द पर पड़ी, जो सीने पर बाजू लपेटे गौर से उसे देख रहा था। कौन हो तुम? अनुषा अपनी जगह सुन हो गई। उसकी जुबान खुश्क थी। मैं कौन हो तुम और मेरे घर में कैसे? वो शख्स उसे गौर से देखने लगा। अनुषा के हाथ खुद ब खुद बैग के हैंडल को पकड़ के, ओह सॉरी, वो असल में बारिश थी ना, तो गेट खुला था, तो मैंने सोचा शायद। शायद क्या? ये कोई पब्लिक पार्क है? उसने आईब्रो चढ़ाई। अनुषा ने नरमी से मुस्कुराकर उसे देखा। ओ नहीं, असल में मैं सोच रही थी कि शायद ये मेरे रिश्तेदार का घर है, वही ढूंढ रही थी, उनका पता। और उससे बोलते बोलते उस शख्स का चेहरा गौर से देखा। वो आंखें, उसे ऐसा लगा जैसे कहीं देखी हो। ये आंखें। वो दिल ही में बुड़बुड़ाई, कहीं पहले भी। तभी वो आदमी आगे बढ़ा। तुम कहना क्या चाहती हो? अनुनिशा ने चौंक कर नजरें हटाई, मगर दिल में हलचल मच गई। ये तो वही आंख है, वो खुद से बोली, मगर आवाज इतनी ऊंची थी कि वो सुन ले। क्या कहा तुमने? कुछ नहीं। वो फौरन हंसी। बस कहा कि आपकी आंखें बड़ी प्यारी है। मैं अभी हॉलिस को पुलिस को बुलाता हूँ। ओ नहीं नहीं प्लीज। अनुषा घबरा गई। मैं बस रास्ता भटक गई थी, खुदा की कसम। बस एक बार उसके जहन में ये एक बात आई। भाग अनुषा भाग। वो मुड़ी और उसकी चप्पल फिसलती हुई दरवाजे से निकलती। लॉन के किचड़ में पाँव धंस गए। अरे मेरी चप्पल! वो चीखी, मगर वक्त जाया किए बगैर वो नंगे पाँव दौड़ गई। मालिक दरवाजे पर आकर चीखा, रुको सुनो तो। मगर अनुषा जा चुकी थी। सड़क पर निकलते ही वो सांस लेने लगी। या अल्लाह, ये तो फिल्मी सीन बन गया। लगता है आज अमीर बनने से पहले पुलिस केस बन जाता है। उसे आसमान की तरफ देखा। बारिश के कतरे चेहरे पर पड़े, फिर भी वो आंखें की देखी देखी लगी थी उसे। वो बड़बड़ाई और इस हालत में घर में दाखिल हुई थी। उसकी अम्मी हैरान हुई। क्या जंग लड़कर आई हो? हुलिया देखो अपना, हद है। अपनी वालदा की आवाज पर वो मुस्कुराई। यही समझ ले, उनका आज तो एडवेंचर से भरपूर था। वो हंस पड़े। अगले एक हफ्ते में अनुषा ने कमाल कर दिखाया था। वही अनुषा जो पहले दिन यूनिवर्सिटी के गेट पर 50 रुपए की दुआ वापस करने जाती थी, अब पूरे डिपार्टमेंट में मेहंदी की मंजूर नजर बन चुकी थी। पहले पहल तो एक लिफ्ट तक की बात थी, मगर आहिस्ता आहिस्ता वो अनुषा के स्टडी पार्टनर की शक्ल इख्तियार कर गया। कभी कभी प्रेजेंटेशन बनाने में मदद मांगता, कभी उसके नोट्स कंप्यूटर पर टाइप करता, तो कभी क्लास के बाद कैफे में बैठकर उसे असाइनमेंट समझता। अनुषा दिल ही दिल में जानती थी कि मेहदी की मौजूदगी ने उसकी जिंदगी में वो अमीरी का एहसास वाकई पैदा कर दिया था, जिसका वो ख्वाब देखती आई थी। अब वो अक्सर लाइब्रेरी में मेहदी के साथ देखी जाती, कभी कैफे में चाय के कप पर मुस्कुराती, तो कभी बारिश के बाद कैंपस की बेंच पर बैठकर उससे बहस करते। उन दोनों के बीच जैसे एक अनकही सी दोस्ती थी, जिसमें नखरे भी थे, मुस्कुराहटें भी, और छोटी छोटी बातें जो कि दिल के कोने में जगह बना जाती थी। सही मानों में वो मेहंदी से मोहब्बत में गिरफ्तार हो गई थी, मगर इस मोहब्बत का इंजाम नहीं जानती थी। आज अनुषा की सालगिरह थी। उसे यूनी में ऐलान कर रखा था कि आज सिर्फ वही लंच करूंगी जहाँ अमीर लोग करते हैं। उसकी सारी दोस्तें हैरान थी कि आखिर ये कैसे मुमकिन है। मगर यूनी का वक्त खत्म होते ही आज मेहंदी ने उसे लंच करवाने की ऑफर की थी। उसे मेहंदी के साथ चलते पीछे मुड़कर देखा और अपने ग्रुप की तरफ विक्ट्री का निशान बनाया। मेहंदी के साथ कैफे के अंदर दाखिल होते उसके कदम थम गए। हर तरफ खामोशी और धीमी जापानी मौसीकी। चमचों की जगह लकड़ी की कनरली और वेटर्स के मुंह से निकलते अजीब नाम सुनकर अनुषा ने मुंह पर उंगली दबाई। ये लोग उर्दू क्यों नहीं बोल सकते? व्यक्ति ने हंसी दबाकर उसे देखा। ये जापानी कैफे है अनुषा। वेटर मेन्यू लेकर आया तो उसने किताब की तरह उसकी तरफ खोल कर देखा। सारा कुछ किसी खुफिया जुबान में लिखा था। वो चंदन में खामोश रही कि क्या ऑर्डर करें, कुछ समझ नहीं आ रहा। फिर मेहंदी की तरफ देखा। मेहंदी तुम ऑर्डर दे दो ना, मैं तो रोज यही खाती हूँ, आज तुम्हारी पसंद का खाऊंगी। मेहंदी ने मुस्कुराते हुए सुशी प्लेटर मंगवाया। प्लेट आते अनुषा ने हैरानी से देखा।
चावलों के ऊपर कच्ची मछली के टुकड़े। अब ये क्या है? उससे खुद से सरगोशी की। ये सुशी है, जापान में बहुत मशहूर है। हाँ, बहुत लजीज होता है। उसने मेहदी के जवाब में बमुश्किल मुस्कुराहट होंठों पर सजाई। बाप रे, ये तो पहली बार दिख रही हूँ। अब कैसे इन लकड़ियों से खाना है? वो दिल में करा कर बोली। चलो, अमीर लोगों की आदत डालनी है ही तो पड़ेगी। चलो नुशी, शाबाश, हिम्मत कर। उसने चॉपस्टिक से सुशी उठाने की कोशिश की, मगर वो स्लिप होकर वापस प्लेट में गिर गई। दूसरी बार उठाई तो चावल का आधा हिस्सा नीचे गिरा और मछली का टुकड़ा टेबल पर उलट गया। मेहंदी के होठों पर हंसी रेंगी। तुम चाहो तो कांटा मांग लो। अरे नहीं, मुझे आदत है, बस आज हाथ में पसीना आ रहा था। वो हंसी। आखिरकार उसने एक टुकड़ा उठाया और मुंह में रखा। वो भी मेहंदी की नजर बचाकर हाथ से खाया। जो चंद सेकंड खामोशी चाहिए, फिर मुंह का जाविया बदलने लगा। पहले आंखें छूटी हुई, फिर होठों ने अजीब से अंदाज में मातम किया, और अगले लम्हे वो झट से उठ खड़ी हुई। मैं अभी आती हूँ। मेहंदी हका बक्का रह गया। अनुशे भागती हुई रेस्टरूम की तरफ गई। दरवाजा बंद होते ही अंदर से आंखों की आवाज गूंजी। अस्तगफिरुल्लाह, ये जापानी दुनिया में ही जानवरों का खाना खाते हैं। उसने मुंह धोया। कुछ देर बाद वो वापस आई। मैं अच्छा फील नहीं कर रही, मुझे घर जाना है। मेहंदी ये सुनकर परेशान हो गया। उसे फौरन से घर ड्रॉप कर दिया। पूरे 15 मिनट बाद वो घर पहुंची तो अनुषे का मेकअप, मिजाज और अमीर बनने का ख्वाब तीनों बिखर चुके थे। दरवाजा बंद करते उसने पर्स एक तरफ फेंका और अपने पेट पर हाथ रखा। आज तो मेरा पेट भी मेरे साथ रो रहा है। उसे फौरन सामने पड़े फोन पर पास वाले ठेले का नंबर डायल किया। भाईजान एक जबरदस्त गरम गरम बिरयानी बेचते, ज्यादा मिर्च वाली। फोन रखते उसने बेड पर बैठकर एक लंबी सांस ली। ये अमीर होना भी कोई आसान नहीं होता। एक सुशी का दरिया मुंह बनाए बगैर खाना है। उसने झरझरी ली और फिर दिल खोल कर हंस पड़ी। यूनिवर्सिटी का पेपर खत्म होते ही अनुषा ने ऐसे सांसें जैसे इम्तिहान नहीं, मैदान जंग जीता हो। अल्लाह का शुक्र है, अब तो बस कोई ठंडी चीज मिल जाए तो दम बहाल हो जाए। उसी लम्हे सामने से मेहदी अपने ग्रुप के साथ मुस्कुराता हुआ आता दिखाई दिया। हेलो, पेपर कैसा हो गया? अनुषा ने नाक चढ़ाया। बहुत अच्छा, बस मेरी उंगलियां भी थक गई है इतने जवाबात लिखते लिखते। ग्रुप में सब हंस पड़े। इरम ने तन से उसे देखा। कुछ ढंग का भी लिखा, ये सिर्फ सफ़े काले किए हैं। अनुषी के चेहरे का रंग उतरा। इट्स ओके यार इरम, क्यों अनुषी को सताती हो? तुम छोड़ो, इसकी बात को बुरा मत मानो। मेहदी ने कहते हुए हाथ आगे बढ़ाया। ये लो, तुम्हारे लिए लाया हूँ ग्रीन माचा, आजकल वायरल है, सब पीते हैं। अनुषी ने डिस्पोजल कप पकड़ा। लेबल पकड़ा तो माथा शक्लों से भर गया। माचा? ये पीने वाली चीज है, चेहरे पर लगाने वाली? इरम और अरहम हंसे तो वो खजल हुई। अनुषी ने फौरन खुद को संभाला और बोला, हाँ हाँ, मुझे मालूम है, मैं तो रोज पीती हूँ, बस पेपर की वजह से दिमाग जगह पर नहीं रहा। अपनी खजात लत मटाते हुए बोली, सच में? मेहंदी के पूछने पर उसने हाँ में सर हिलाया। बिल्कुल बिल्कुल। ये कहकर उसने स्टोर से पहला सिप लिया और अगले लम्हे उसका चेहरा यूं बिगड़ा जैसे किसी ने दूध में घुली हुई ग्रीन मेहंदी बना दी हो। या अल्लाह, ये क्या मुसीबत है? ये तो लग रहा है जैसे मेहंदी के पत्तों का जूस किसी गम में डूब गया है। इससे ना अगला उगला जा रहा था और निकला। कैसा है? मेहंदी ने पूछा। बहुत रिफ्रेशिंग है, बिल्कुल नेचुरल। सब मुश्किल थूक के साथ ग्रीन माचा निकला। मैं भी आती हूँ, अम्मी की कॉल का जवाब दे दो। ये कहकर वो जैसे ही यूनिवर्सिटी के गेट से निकली, वहां फकीर अपनी पुरानी जगह पर चिटाई समेट रहा था। अनुषा ने फौरन कप उसकी तरफ बढ़ाया। ये लो, आज की खराब वायरल ग्रीन शरबत। अब इससे मेरे होने वाले स्टेटस का अंदाजा लगाओ। बाबा जी, फकीर ने हंसते हुए कप को सूंघा। बीबी जी, ये माचा है, तुमने मुझे बेवकूफ समझ लिया क्या? अनुषा एकदम चौंक गई। अरे वाह बाबा जी, आप तो बड़े मॉडर्न हैं, आपको माचा का भी पता है। फकीर ने मुस्कुराकर अनुषा की तरफ गहरी नजरों से देखा। दुनिया का हर जायका जानता हूँ, बस किस्मत यहाँ ले आई। वो हंसी रोक न सकी। वैसे आपकी दुआ लगी तो है, लेकिन उल्टी। क्या अमीर बनने निकली थी, अब अमीरी से बेजार हो गई। फकीर ने होले से कप जमीन पर रख दिया। नहीं बीबी, दुआ भी खत्म नहीं हुई। जो चीज बेजारी देती है वही कभी तुम्हें सुख देना शुरू कर देती है। सब अच्छा होगा, देखना। अनुषा एक लम्हे को चौंक सी गई। वो जरा सी आगे हुई। उसकी आंखें फकीर की आंखों पर टिक गई। वो आंखें धुंधली जरूर थी, मगर उनमें एक अजीब चमक थी। आपकी आंखें, आपकी आवाज? वो बेसाख्ता कहने लगी। किसी से मिलती है, जिसे मैंने कहीं देखी है। फकीर मुस्कुरा दिया। नहीं बीबी, मैं तो यही होता हूँ। देखने वाले बदल जाते हैं, फकीर वही रहता है। उसके अल्फाज जैसे अनुषा के दिल के अंदर कहीं उतर गए। चंदा में खामोशी रही। क्या हुआ, कुछ याद आया क्या? नहीं, कुछ भी नहीं। वो उलझ कर रह गई। फकीर बड़े मजे से वो ग्रीन चाय पीने लगा। अनुषा उलझ कर रह गई।
बहुत जल्द तुमसे रूबरू मुलाकात होने वाली है। जाते जाते अनुषा ने उसकी तरफ अंगू अंगूठी देखी थी, नीले हीरे वाली अंगूठी। ये सब कुछ जाना पहचाना क्यों है? पर उसके पास कोई जवाब नहीं था। इरम आईने के सामने लिपस्टिक लगाते हुए फोन पर मसरूफ थी। मेरी अब बहुत हो गया, तुम्हें अब वाकई अब जाकर प्रपोज कर देना चाहिए। ये चूहे बिल्ली भले का खेल खत्म करो। लेकिन ने गहरी सांस ली। प्रपोज? अचानक? हाँ भाई, आज ही उसे पार्टी में अपने पेरेंट्स से मिलवा दो। तुम समझ रहे हो ना मेरी बात? मैंने हो कहकर कॉल काटी। मिस अनुषे, आर यू रेडी फॉर दिस एडवेंचर? दिल ही दिल में कहकर मेहंदी ने इरम की कॉल काटी और लाइब्रेरी की तरफ बढ़ा। वो जानता था अनुषे वहां होगी, और वाकई वही हुआ। अनुषे कुर्सी पर फैल कर बैठी थी। हेलो। मेहंदी ने कुर्सी खींची। आप क्या नया तजर्बा करवाओगे? वो बड़बड़ाई। बस एक छोटा सा काम है। मैं चाहता हूँ कि आज शाम तुम मेरे साथ चलो। हमारे घर बिजनेस सक्सेस की पार्टी है। मेरे पेरेंट्स से मिलो। अनुषा की आंखें फैल गई। क्या? मैं तुम्हारे पेरेंट्स से? वो बौखला गई। उसे ये सब तो चाहा था, पर दिल को कुछ अच्छा नहीं लगा। आज यूनी से सलून चली जाना। पहले जरा प्रेजेंटेबल लगना। तुम वैसे भी स्टाइलिश हो, बस थोड़ा सा पॉलिश्ड टच दे देना। अनुषा ने मुंह बनाया। सैलून? मेरी असाइनमेंट तो अभी। बस अनुषा, तुम अनुषा कोई आम लड़की नहीं हो। मेहंदी के मोहब्बत के भरे लहजे में वो फंस गई थी और वो उठ खड़ी हुई। ठीक है। चंद घंटे बाद वो सलून में इरम के साथ पहुंच गई। इरम आईने के सामने फ्रेश जूस पी रही थी। अनुषा सीट पर बैठी तभी पार्लर वाली नहीं आगे बढ़ी। मैडम, आंखें बंद करें, ब्लीच करनी है। अनुषा उछल पड़ी। लंदन नहीं, ये फबिया का सूट है, रंग उड़ जाएगा। मुझे नहीं करनी ब्लीच, मैं सर्फ से धोकर धूप में सुखा दूंगी। इरम जोर से हंस दी। ओहो अनुषा, वो तुम्हारे चेहरे का कह रही है कपड़ों। अनुषा ने माथे पर हाथ मारा। ओह। वो चुप सी हो गई। ये जुबान कहाँ का ख्वार करवाएगी अब? पार्लर वाली ने चुपचाप उसे तैयार कर दिया। चंद मिनट बाद नहीद बेगम ने चेहरा साफ किया तो आईने में अनुषा खुद को देखकर हक्का बका रही कि मैं हूं या रोशनी का बल्ब। वो अपने चमकते चेहरे पर वो हैरान थी। सैलून वाली ने उसको सिरे से ही बदल दिया था। वो बेहद खूबसूरत लग रही थी। ये देखो अनुषा कितना बदल गई है। इरम ने फौरन से तस्वीर खींचकर मेहदी को भेजी। हमारी चॉइस बिल्कुल ठीक थी सर, हमें इनाम न दें तो कहना। इरम की आवाज सुनकर वो उलझ कर रह गई, लेकिन इरम उसका ध्यान बटाने में कामयाब हो गई। शाफिर हमदानी आईने के सामने खड़ा अपनी टाई दुरुस्त कर रहा था। कमरे में मखसूस क्लोन की खुशबू फैली हुई थी। वो ऐसा शख्स था जिसके वजूद से ही सुकून झलकता था। स्याह सूट, हल्की सी तराशीदा दाढ़ी और निगाहों में वो ठहरा हुआ एतमाद जो सिर्फ उन लोगों में होता है जिन्होंने जिंदगी के कई रंग देख रखे हों। भाई, ये आज किस तकरीब के लिए इतने फिट फॉर्मल लग रहे हो? कोई खुफिया मिशन है या खुफिया मुलाकात? शाबीर ने अपनी बहन की बात सुनकर मुस्कुराते मुस्कुराते कफलिंग्स बंद किए। मिशन तो है, मगर दुश्मन कोई एजेंसी नहीं बल्कि एक पागल लड़की है। निम्रा ने आंखें फैलाकर हैरत से उसे देखा। पागल लड़की? आपके मायर की कोई पागल लड़की कैसे हो सकती है? शाबीर ने मुस्कुराहट दबाकर उसे देखा। बस समझो एक छोटी सी आंधी है, जिससे खबर नहीं कि वो जिस सिमत में चल रही है वहां मौसम बदल सकता है और तूफान बन सकता है और उसका वजूद रेजा रेजा हो सकता है। निम्रा कुर्सी पर बैठ गई। अब ये शायरी छोड़े, सीधी बात करे ना, कौन है वो? शाबिर ने कोट उठाया, जेब में हल्की सी फाइल रखी और आईने में खुद को एक नजर देखा। एक लड़की जो अमीर बनने के ख्वाब देखती है, लेकिन ख्वाबों के साथ अकल सस्ती में बेच आती है। निम्रा ने हंसते हुए देखा। और आप उसे सबक देने जा रहे हैं क्या? हाँ बिल्कुल। उसने घड़ी पर नजर डाली और जिंदगी का सबसे बड़ा सबक कि हर चमकती चीज सोना नहीं होती। निम्रा हंसती हंसती संजीदा हो गई। कि आप उसे डरा तो नहीं देंगे? शाबिर की आंखों में एक अजीब सी चमक थी। नहीं, बस उसके ख्वाबों को हकीकत का आईना दिखाने जा रहा हूँ। कभी कभी लोगों को समझाने के लिए अल्फाज नहीं, मंजर दिखाने पड़ते हैं। वो रुका और फिर हल्के तन से कहा, और वैसे भी इंटेलिजेंस डिपार्टमेंट पे सिर्फ दुश्मन नहीं, दिलचस्प केसेस भी डील किए जाते हैं। निमरा ने कहका लगाया। तो अब आपके लिए वो लड़की केस है? नहीं, केस नहीं, चैलेंज है। और मैं किसी चैलेंज से पीछे नहीं हटता। वो जेब से अपनी घड़ी निकालकर पहनते उसे देखने लगा। वो लड़की आज अपने ख्वाबों की पार्टी में जा रही है और मैं। उसने एक लम्हे को रुक कर आईने में खुद को देखा। मैं आज उसके ख्वाबों की हकीकत बताने जा रहा हूँ उसे। निम्रा ने मुस्कुराते उसे देखा। भाई, आपके लहजे में तो जासूसी कम और दिलचस्पी प्लस मोहब्बत ज्यादा नजर आ रही है। शावीर ने कोट के बटन बंद करते हुए पलट कर आईने में देखा। अगर मैं रात के वापस आऊं तो फिक्रमंद ना होना। मैं किसी मुजरिम के पीछे नहीं, एक पागल मासूम पागल को होश दिलाने जा रहा। ये कहकर वो हल्की मुस्कुराहट के साथ बाहर निकल गया। कदमों की चाप में एक राज छुपा था।
और आंखों में एक फैसला कि आज कोई एक पागल लड़की अपने ख्वाब की कीमत जरूर समझेगी। अपनी अम्मी से इजाजत लेने के बाद अनुषे बड़ी मुश्किल से कैब करवा कर मतलूबा फतेह पर पहुंची। मेहदी पता नहीं कहाँ था। उसे डर लगने लगा। वो बेहद प्यारी लग रही थी। उसे ब्लैक कलर का फ्रॉक पहना था, बाल खुले हुए थे और प्यारा सा मेकअप करके वो खुद को आईने में देखकर माशाल्लाह कहा था। अब वो बड़ी से बंगले के गेट के बाहर खड़ी शीशे के दरवाजे को देख रही थी। कुछ सोचकर उसने हाथ बढ़ाकर दस्तक देनी चाहिए। ये क्या? जैसे उसने हाथ आगे बढ़ाया, इससे पहले कि उसका हाथ शीशे के दरवाजे से टकराता, दरवाजा खुल गया और उसकी आंखें हैरत से फैल गई और वो डर कर चंद कदम पीछे हटी थी। तभी जोरदार अंदाज में वो किसी से टकराई थी। भागो भागो, मदद करो, ये तो कोई जिन का घर लगता है। खौफ से इसकी आंखें उबल पड़ी और चेहरे पर सुर्खी छा गई। वो सामने खड़े शख्स की शर्ट को अपनी मुट्ठियों में भींचकर चीखते हुए बाहर बाहर एक ही बात कही जा रही थी कि बचा लो बचा लो। ये दरवाजा तो खुद ब खुद खुल गया। तभी उसे एक भरपूर मर्दाना कहका सुनाई दिया। तनुषा एक झटके से दूर हुई और सामने खड़ी शख्सियत पर उसकी जैसे ही नजर पड़ी तो अपनी जगह उछल सी पड़ी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? उसे अपनी आंखों पर यकीन आया कि सामने खड़ा वही शख्स जिसके बंगले में उस दिन छुपी थी, अभी डर कर भागी थी। उसके सामने अपनी सहर अंगेज शख्सियत लिए खड़ा उसके दिल के तार को छीड़ रहा था। वो डरकर पीछे हटी और एक बार फिर से उन आंखों से धोखा खाने लगी थी। तभी उसकी नजर मुस्कुराते हुए शाफिर हमदानी के हाथ पर पड़ी, जिस हाथ से वो अपने कान की लो को मसल रहा था। अंगूठी, वो बुड़बुड़ाई। नीले हीरे वाली अंगूठी देखकर उसे हैरत का शदीद झटका लगा। ये अंगूठी तो फकीर। इससे पहले कि वो बात मुकम्मल करती, मेहदी उसे दिखाई दिया। वो सब कुछ भूल भाल कर मेहदी के पास आई। बहुत मुश्किल से अम्मी से इजाजत लेकर आई हूँ। उन्होंने बस 2 घंटे का वक्त दिया और मुझे घर वापस लौटना है। अनुषा ने कंधे उचकाकर मेहदी से कहा तो उसे कं, कंधों से थाम कर अंदर की तरफ ले गया। तुम्हें पता है, मैं इतना डर गई थी, ये दरवाजा खुद ब खुद खुल गया था। मुझे लगा मैं गलत घर में आ गई हूँ। मेहदी ने अपना सर पीट लिया। अनुषा, ये सेंसर वाला दरवाजा है, मेहमानों को देखकर ही खुलता है। अच्छा? वो हैरत से उसे देखने लगी। क्या तुमने इसकी मशीन में मेरा चेहरा फिट किया हुआ है जो ये मुझे देखकर खुल गया? वो अपना सर खुजाते हुए उससे पूछने लगी। तो मेहदी ने जबरदस्ती अपने चेहरे पर मुस्कुराहट सजाई। अंदर जैसे हजूम जमा था। वैसे एक बात पूछूं? बड़े बड़े लोगों की महफिल लगी होगी, हुई थी। वो थोड़ा गैर आरामदा सी महसूस करने लगी थी। तभी मेहंदी ने उससे सवाल किया। हाँ बोलो, वो जो बाहर शख्स खड़ा था वो कौन है? उसे अचानक शाहवीर हमदानी की याद आई, जो बाहर खड़ा उसे इस तरह खास बख्ता देखकर मजाक बना रहा था। वो मैं नहीं जानता, डैड को कोई जानने वाला होगा। मैं तो बस तुम्हें जानता हूँ और तुम्हें ही देख रहा हूँ। कितनी प्यारी लग रही हो, बॉस को जरूर पसंद आओगी। आखिरी लाइन उसने इस कदर आहिस्ता कही कि अनुषा ने हैरत से उसे देखा। क्या कहा तुमने? कुछ कहा क्या? नहीं, मैंने तो कुछ नहीं कहा। वेदी ने फौरन से अपनी बात संभाल ली। अनुषा ने अनीको को न जाने क्यों बहुत अजीब सा महसूस होने लगा। उसने फबिया कॉल की थी। उसने कहा कि अपने मंगेतर के साथ जरूर आएगी। ये सब कुछ उसने मेहदी से छुपाया था ताकि मेहदी एतराज ना करे। सच तो यह था कि अपनी माँ से बर्थडे का झूठ बोल कर आ गई थी, पर उसका दिल जोर जोर से धड़क रहा था। अमीर बनने की ख्वाहिश दूर कहीं जाकर दफन हो गई। वहां का माहौल देखकर उसकी आंखें हैरत से फटी की फटी रह गई। बेबाक लिबास में अरियां लड़कियां, उनके जिस्म का तवाफ करती मर्दों की निगाहें उससे झरझरी सी और अपना दुपट्टा फैलाकर ओढ़ने लगी। तो मेहदी ने उसे गसीली निगाहों से देखा। क्या कर रही हो तुम? अगर तुम्हें मेरे साथ जिंदगी में आगे बढ़ना है तो इस तरह शर्मो हया को एक तरफ रखना होगा। वेदे की बात सुनकर उसे अजीब सा महसूस हुआ। उसकी आंखों में आंसू आने लगे। मुझे बहुत घबराहट हो रहा है मेहदी, प्लीज। उससे मिन्नतें की तो मेहदी ने मुस्कुराकर इरम की तरफ देखा, उसे इशारा किया। इरम, उसका खौफ दूर करो और इसे वापस ऊपर कमरे में ले जाओ। अनुषा ने मुस्कुराकर मेहदी की तरफ देखा, लेकिन न जाने की उसकी मुस्कुराहट बेपनाह उदासी का तासुर दे रही थी। शावीर हमदानी ने दूर से खड़े होकर ये सब देखा और अपने कान में लगे आले को दबाकर अपनी टीम से कहा, तैयार हो जाओ नौजवानों, अपनी फोर्स को तैयार करो कि मेरा इशारा मिलते ही खुफिया रास्तों से अंदर दाखिल हो जाए। इनका पूरा ग्रोह मुस्तैद है और यहाँ ज्यादातर दलाल मौजूद है। शावीर हमदानी ने अपनी टीम को हदायत देकर कहा आगे बढ़ने लगा। उसकी निगाहें मुसलसल इरम की तरफ थी, जो अनुषा को थामकर सीढ़ियां चढ़कर ऊपर ले जा रही थी। बंगले के पहले फ्लोर पर दाई तरफ वाला कमरा उस पर नजर रखनी थी और सबसे पहले जाकर उसी पर धावा बोलना। नीचे तो सब कुछ पुरसुकून सा है, लेकिन ऊपर जरूर कुछ गड़बड़ है। शावीर हमदानी ने दोबारा से अपने कान में लगे आले को दबाकर पैगाम पहुंचाया और वो तेजी से जाकर वेटर से टकराया।
ड्रिंक्स उस पर गिर गई तो मेहदी ने उसे मेहमान समझकर ऊपर वॉशरूम की तरफ इशारा किया। सॉरी आपा, वो जाकर वॉशरूम कर सकते हैं, दाई तरफ कोने में वॉशरूम मौजूद है। ये सुनकर शाबिर हमदानी धीरे धीरे से मुस्कुराया और आहिस्ता आहिस्ता सीने चढ़ता हुआ कनखियों से मुखालिफ सिमत में मौजूद इरम को देखने लगा, जो नूशी से हंस हंस कर बातें कर रही थी। उसे कमरे के अंदर ले गई। शाबिर हमदानी वॉशरूम में जाने के बजाय दीवार की ओट में छुपकर इरम की तासुरात नोट करने लगा। अनुषा कमरे के अंदर दाखिल हुई तो उसकी आंखें खुल गई। ये एक शाहाना कमरा था। क्या वाकई ये सब कुछ मेरी जिंदगी का हिस्सा बनने वाला है? उसने बेयकीनी से दिली दिल में सोचा और मुस्कुरा दी। इरम देखो तो कितना खूबसूरत कमरा है। ये कहकर जैसे उसने पलट कर देखा तो कमरा बंद हो चुका था। इरम, 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 दरवाजा खोलो कमरे का। दरवाजा क्यों बंद कर दिया? मुझे डर लग रहा है। वो घबरा कर चलाई और जोर जोर से दरवाजा खटखटाया। इरम को वापस अकेला आता देख शामिर हमदानी अपनी जगह खड़ा हो गया। दीवार की ओर से छुपकर उसने इरम की बातें सुनी थी। मेदी, हमारा काम हो गया। पहला शिकार बॉस तक पहुंच गया है। चीख पुकार तो बहुत ज्यादा करी है, लेकिन उम्मीद है कि चंद मिनटों में इसकी चीखों पुकार बंद हो जाएगी और ये सदमे का शिकार हो जाएगी। ये कहकर इरम कहका लगाकर हंस पड़ी और शाबिर हमदानी ने मुस्कुराकर इरम को देखा। हम टारगेट के बहुत करीब है। बस मेरा इशारा मिलते ही टीम अंदर दरवाजा तोड़कर दाखिल हो जाए और फिर हम इस पूरे गिरोह को अपनी गिरफ्त में ले लेंगे। जब शाबिर हमदानी धीरे धीरे आगे बढ़ा, उसे अनुषा की आवाज सुनाई नहीं दी थी। उसके दिल को बेख्तियार कुछ हुआ। इस बंगले का हर कमरा साउंड प्रूफ है, उसने खुद से सवाल किया और गहरी सांस लेकर आगे बढ़ा। अनुषा जो कमरे में अकेली थी, मर्दाना हंसी सुनकर पीछे पलट कर देखा तो सांस लेना बोलते वहां एक बूढ़ा शख्स उसे गलीज निगाहों से देखकर अपने पास बुला रहा था। तुम्हें क्या लगा कि मेरी तुमसे मोहब्बत करता है? मगर वो निगाहों से उसे देखकर उसने शख्स ने अजीब सा कहका लगाया और अपनी जगह से खड़े होकर आहिस्ता आहिस्ता उसकी तरफ बढ़ने लगा। अनुषा की आंखें फटी की फटी रह गई। ये क्या हो रहा है? मेरी करीब मत आना, मैं मेहंदी को बुलाती हूँ। वो खौफजदा होकर रोते हुए पीछे की तरफ फटने लगी। यहाँ के तक के दरवाजे से लग गई। बहुत शौक था ना तुम्हें अमीर घराने से ताल्लुक रखने का? तुम्हें क्या लगा कि मेहंदी तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करने के लिए तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल कर रहा है? उस बूढ़े शख्स ने आगे बढ़कर उसे डाईशुदा बालों को अपने हाथों से जकड़कर जोर से झटका दिया कि अनुषा को अपना सर चकराता हुआ महसूस हुआ। वो जमीन पर गिर पड़ी। तभी उस बूढ़े शख्स ने उसका दुपट्टा हटाकर उसके सिरापे को गौर से देखा। दीदी की चॉइस की तो मैं दाद देता हूँ। बहुत स्मार्ट और खूबसूरत सी लड़की सिलेक्ट की है। अनुषा का दिल चाह के जमीन फटे और उसमें समा जाए। उसके ख्वाबों ने उसे कहाँ लाकर खड़ा कर दिया था। अमीर बनने की चाहत ने उसे इस जगह लाकर मारा था जहाँ पानी भी नहीं था। वो बिलक बिलक कर उस बूढ़े के कदमों में गिर गई। मुझे माफ कर दो, खबरदार, मुझे माफ कर दो, मुझे जाने दो। मैं गरीब हूँ, मुझे अमीरी नहीं बनना। लेकिन वो बूढ़ा शख्स अपनी मकरू हंसी हंसते उसे एक झटके से उठाकर घसीटते बेड पर धक्का दे चुका था और अपना कोट उतारते जैसे उस पर झुकने को लगा, दरवाजा किसी ने जोरदार आवाज में लात मारकर खोला था। दरवाजा जमीन बोझ हुआ। शाविर हमदानी अपने हाथ में पिस्टल पकड़े अंदर दाखिल हुआ और बूढ़े आदमी को अपने काबू में रखकर उस पिस्तौल की कनपट्टी पर रख दिया। दोबारा खेल खत्म। अनुषा ने फटी फटी निगाहों से ये मंजर देखा। यह मंजर उसकी जिंदगी का सबसे खौफनाक मंजर था। एक झटके से वो खड़ी हुई और अपने बाजू से अपना आप छुपाते वो बुरी तरह बिलक बिलक कर रो पड़ी। ले जाओ उसे यहाँ से। ये समझता कि इसके किस्म के घिनौने खेल यूनिवर्सिटी में खेलेगा और कोई से कुछ नहीं कहेगा। अब तुम कानून के शिकंजे में हो, अब इससे बचकर नहीं निकल सकते। शाविर हमदानी जिस केस में हाथ डालते इसे जरूर पूरा करता है और अब तुम्हारा खेल खत्म हो चुका है। एक झटके से उसे धक्का देते उसने दूसरे ऑफिसर के हवाले से किया। कमरा एकदम खाली हो गया। शामिर हमदानी और अनुषा के सिवा कमरे में कोई नहीं था। उसकी आंखों से आंसू की सील रवा हो गए थे। शामिर हमदानी ने पिस्टल अपनी जेब में रखी और दुपट्टे की तलाश में नजर दौड़ाई तो उसे दरवाजे के नीचे नजर आया। उसने खींचकर दुपट्टा निकाला और आगे बढ़कर उसके शानों पर फैला दिया और अपने ख्वाबों के पीछे वो इस तरह भागा कि सही गलत का होश न रहा और इस तरह का इंजाम लाया। अनुषा ने चौंक कर उसकी तरफ देखा। उसकी आंखों में शनासाई की रमक झलक रही थी और तभी उसकी निगाह शाविर हमदानी की उंगली पर पड़ी जिसमें नीले रंग की नगीने वाली अंगूठी देखकर उसके जहन में चमका हुआ। आप कौन है? वो एकदम से रोना बोलकर अपनी जगह से खड़ी हुई। उसकी आंखों में आंखें डालकर बेखौफी से पूछने लगी थी। उसे इतना यकीन हो गया था कि शाविर हमदानी की संगत में उसे कोई नुकसान नहीं कोई पहुंचा सकता। वो किसी आला ओहदे पर फाइज है। शाविर हमदानी सीने पर बाजू लपेटकर उसके मुस्कुराते हुए देखने लगा। मैं वही हूँ
जिसे 50 रुपए देकर तुमने अमीर घराने के लड़कों को फंसाने की दुआ की थी। ये सुनकर नुशी का दिल धक से रह गया। उसने हैरत से अपनी आंखें सुखेड़ कर उसे देखा। ये क्या कह रहे हैं आप? आप वो फकीर कैसे हो सकते हैं? वो तो इतना गंदा था, कचरे बाल, मेरे कपड़े, लेकिन आपकी आंखें। एक बार फिर से उसका जहन गहरी नींद से जाग उठा। तब उसे अंदाजा हुआ कि वो आंखें जो ख्वाब में भी उसे नजर आती थी उसी फकीर की थी और इसी शावेज हमदानी की थी। वो दोनों एक से होकर दो रुख हो गए थे। उस बूढ़े फकीर की आंखों को उसने हिफज कर दिया था। अब भी शावेर हमदानी की शख्सियत से तस्दीक कर दी थी कि वो दोनों एक ही शख्सियत है। वो वहीं बैठ के किनारे पर टिक गया और अपने बाहु झिलाने लगा। आपने बहुत अच्छे तरीके से मुझे पहचान लिया। मैं वही फकीर हूँ जो यूनिवर्सिटी के बाहर पहुंचकर भीख मांगता है और आपको दुआ दी थी। फिर आपने मुझे माचा भी पिलाया था। अनुषा ने ठड़क कर उसे देखा। लेकिन आप तो नबीना थे। वो हंस पड़ा। नबीना बनने में कितनी देर लगती है? खाली आंखों को इधर उधर ही तो घुमाना पड़ता है। ये सुनकर अनुषा रो पड़ी। अब सब मर्द एक जैसे होते हैं। निधि ने मुझे बेवकूफ बनाया और आपने आपने तो उससे ज्यादा बनाया। फकीर बनकर मेरे जज्बात का मजाक बनाते रहे। वो बिलक बिलक कर रोते उसे अपने दिल के बेहद करीब लगी थी। अगर कोई खुद ही बेवकूफ बनना चाहे तो कोई और क्या ही कर सकता है। साबिर हमदानी की बात सुनकर उसने अपनी गीली सांस अंदर खींची और अपनी सुर्ख नाक को सुकेर कर उसे देखा। आपने मुझे बेवकूफ कहा? वो अपनी आंखों को रगड़ कर अपना लाइनर अच्छा खासा फैला चुकी थी। फिलहाल तो अब अच्छी खासी चुड़ैल भी दिख रही है। ये सुनकर नूशा ने फौरन से उठकर खड़े होकर खुद को आईने में देखा और हंस पड़ी। शावेर हमदानी भी मुस्कुरा दिया। रोते रोते हंसाने का हुनर भी शावेर हमदानी के पास ही था। मुझे अम्मी के पास जाना है। अचानक से उसे याद आया कि वो कितने बड़े हादसे से बची है। जी जी, मुझे आपको अपने पास रखकर करना भी क्या है? अपने दिमाग का 80% खो दूंगा। वो बुड़बुड़ाया तो अनुषा ने दुपट्टे से अपनी नाक को पूंछा। मुझे अम्मी के पास जाना है। वो एक बार फिर से रोने लगी। शाविर को उस पर रहम आ गया। ठीक है। उसने अपना हाथ आगे बढ़ाया तो अनुषा ने डरते उसके हाथ पर अपना हाथ रखा। शाविर तेजी से चलने लगा और उसके साथ साथ कदम पर कदम मिलाकर आगे बढ़ रही थी। कैमरे की फ्लैश लाइट सब कुछ उन्हीं पर फोकस करने लगा। मीडिया आ चुकी थी। तो अपना दुपट्टा लपेटो। ये सुनते ही निशा ने अपने चेहरे पर अपना दुपट्टा लपेटा। तब उसकी निगाह सीढ़ियों से उतरकर हथकड़ियों में गिरफ्तार मेहदी की तरफ पड़ी और उसी के बराबर में इरम सर झुकाए खड़ी खून ख्वार निगाहों से अनुषा को देख रही थी। अनुषा ने एक लम्हे के 1000वें सेकंड में शाविर का हाथ छुड़वाया और तेजी से दौड़कर एक जोरदार थप्पड़ मारकर इरम को रसीद किया। अगले पल उसका दूसरा हाथ उठा और उसने एक और थप्पड़ मेहदी को बिछड़ दिया। माना कि मैं तुम लोग के दिखावे में आ गए। अमीर बनने की चाह ने मुझे यहाँ तक ला खड़ा कर दिया, लेकिन तुम लोग तो इंसानियत से भी गिरे हुए हो। थूकती हूँ मैं तुम पर। वो रोते रोते उन्हें खबरदार करते हुए शाविर हमदानी के साथ उसकी गाड़ी में आकर बैठी। शाविर हमदानी आहिस्तगी से गाड़ी ड्राइव कर रहा था और पूरी गाड़ी में उसकी सू सू करके रोती हुई आवाज़ गूंज रही थी। अब म्यूजिक तो बहुत अच्छा दे रही है, लेकिन चूंकि ये मेरे दिल को नहीं लग रहा, इसलिए मैं म्यूजिक चला रहा हूँ। आपको दोबारा से इन सैड गानों में रोना तो नहीं आएगा ना? शाबिर हमदानी ने गोया उसकी जलती पर नमक छिड़का था। तभी अनुषा ने अपने पर्स से 50 का नोट निकालकर उसके हाथ पर रख दिया। फिलहाल मेरे लिए आपका असली चेहरा कबूल करना बहुत मुश्किल है, इसलिए 50 रुपए रखे और मुझे थोड़ी देर अपनी गाड़ी में रोने दे। ये देखकर शाबिर हमदानी हक्का बक्का रह गया। एक्सक्यूज मी, मैं भी फकीर नहीं हूँ, आपको पता नहीं है मैं कौन हूँ? ये सुनकर निशा ने अपनी आईब्रो इकट्ठी करके उसे दिखा। मैं जान चुकी हूँ कि आपको स्पाई वगैरह है, लेकिन मेरे लिए तो आप वही फकीर है ना। फर्स्ट इम्प्रेशन इज लास्ट इम्प्रेशन। ये सुनकर शाबिर हमदानी धीरे से मुस्कुराया। इस कदर टेंस सूरत हाल में भी जिस तरह वो मजाक से भरपूर जुमले कस रही थी, शाबिर हमदानी से देख कर रह गया। थोड़ी देर में उसका घर आ गया तो उसे शुक्रिया कहे बगैर घर के अंदर गुम हो गई। लेकिन शाबिर का दिल जैसे अपने साथ दे गई थी। वो काफी देर तक वहीं गाड़ी में उसकी बातों को महसूस करता हुआ बैठा रहा। होश तो तब आया जब घर से कॉल आ रही थी। सब उसके कारनामे पर बहुत खुश थे। टीवी में भी बार बार उसकी जुर्रत को सराहा जा रहा था। ये पूरे पाकिस्तान को तंग करने वाला वो गिरोह जो लड़कियों को सप्लाई करता था, उसे पकड़ लिया था और इसमें उसका कोई अमल दखल नहीं था। अनुषा के ऊंचे ख्वाबों ने उसे इस गिरोह तक पहुंचने में रसाई दी थी और फिर ये सब कुछ मुमकिन हो सका था। गड़ाते हुए अनुषा अपनी अम्मी से लिपट कर रो पड़ी। अम्मी, मुझे माफ कर दे। आपकी बेटी बहक गई थी। अमीर होने के चाहने से कहीं का नहीं छोड़ा। उसकी वालदा ने उसे अपनी बाहों में भरकर आंसू साफ किए। शुक्र है खुदा ने तेरी इज्जत और जान दोनों बचा दी और ये मेरे लिए बहुत है। मैं तुझे माफ करती हूँ, लेकिन आइंदा हर कदम फूंक फूंक कर रखना कि लड़की के लिए उसकी इज्जत ही सबसे ज्यादा प्यारी होती है। मैं उस शख्स की हाथ चूम लेना चाहती हूँ
जिसने तुझे वक्त पर आकर बचा लिया। अनुषा ने मुस्कुराते हुए अपनी वालदा की तरफ देखा। अल्लाह का कोई नेक फरिश्ता अब वो कहाँ मिलेगा। वैसे भी अब मैं ख्वाब देखना छोड़ चुकी हूँ। इतना बड़ा ओहदेदार मेरे घर पर आकर क्या करेगा। खैर छोड़े, आप मुझे दवाई दीजिए, मुझे कुछ भी नहीं अच्छा लग रहा। मैं सुकून से सोना चाहती हूँ, वरना तो जागते उठते बैठते वो मनहूस इरम और मेरे मेरे ख्वाबों में आकर मुझे डराया करेंगे। ये सुनकर उसकी वालदा ने दवाएं उसे दे दी थी और वो सुकून और नींद की गोलियां खाकर चंद घंटों के लिए सोने की भरपूर कोशिश कर रही थी। अगले दिन उसके कमरे का दरवाजा जोर जोर से कोई खटखटा रहा था। उठ जाओ खुदा के लिए अनुषे। लेकिन उसका दिमाग सोया हुआ था। वह मुश्किल अपनी आंखें खोलकर वो बाहर आई तो उसे यकीन ही ना आया कि सामने वही फकीर उसके सोफे पर बैठा है और अपनी कुचड़ी बालों समेत उसे देखकर मुस्कुरा रहा है। कितनी बार तुम्हें बताया, अब मेरी दुआ नहीं मुझे मंगवानी, जाओ यहाँ से। उसे पास पड़ा कागज उठाकर उसके हाथ में रखा। माफ कर दो, मुझे 50 रुपए बहुत है ना। वो अभी तक नींद के गहरे झोंके में थी। अधखुली आंखों से जुमला कहकर उसने शाविर हमदानी को हैरान परेशान कर दिया। उसके साथ उसकी वालदा और उसकी बहन भी हंस हंस कर दोहरी हो गई। अनुषे, होश कर क्या कर रही हो। उसकी वालदा उसे कोने में ले जाकर डांटने लगी तो जैसे गहरी नींद से जागी और सामने उसकी नजर शाहबीर हमदानी अपनी असली हुलिया में से देखकर हैरान परेशान उसकी दिमागी हालत पर शुबा जाहिर कर रहा था। अगली पल वो अपना मुंह छुपाकर तेजी से अपने कमरे में बंद हो गई और गहरे गहरे सांस लेने लगी। ये फकीर आई मीन ये शाविर हमदानी यहाँ क्या कर रहा है। वो सोचे बिना न रह सकी। तभी एक बार फिर से किसी ने कमरे के दरवाजे पर दस्तक दी। उसने धड़कते हुए दिल के साथ दरवाजा खुला तो सामने वो सीने पर बाजू लपेटकर उसे मुस्कुराता हुआ दिख रहा था। कैसे हैं आप। ये सुनकर वो सर झुका गई। मैं ठीक हूँ, आपको कोई काम है क्या। ये सुनकर वो हंस पड़ा। जी बिल्कुल। वो एकदम से आगे आया और उसके दोनों हाथ थाम कर उसकी आंखों में देखते हुए उसके दिल को दहला गया। ये क्या कर रहे हैं आप। वो एकदम से अपना हाथ छुड़ाकर पीछे हटी तो शाबिर हमदानी ने कहका लगाया और फिर से कंधों से थाम कर बेड पर बिठाया और घुटनों के बल उसके पास बैठकर उसकी आंखों में गौर से दिखने लगा। तो उनसे अपनी मोहब्बत की हालत बयान करना चाहता हूँ। मैं एजेंसी का बंदा हूँ, मुझे ज्यादा बातें बनानी नहीं आती। बस मैं तुमसे इतना कहना चाहता हूँ कि जिस दिन तुम्हारे लिए अमीर घराने की दुआ की थी ना, उसी दिन सोच लिया था कि तुम्हें अपनी जिंदगी में शामिल करूंगा और तुम्हारे सारे ख्वाब पूरे करूंगा। अनुषा ने धड़कते हुए दिल के साथ पलकें उठाई, लेकिन वो बेहद बारी हो रही थी। कहना क्या चाहते हैं आप। उसकी आवाज लर्ज उठी। पहली बार अनुषा इस कदर घबरा रही थी। शावीर हमदानी ने लुत्फ लिया तो वो अपना चेहरा अपने हाथों में छुपाने लगी। सीधी और साफ बात है कि तुम अपनी जिंदगी के हमसफर के तौर पर देखना चाहता हो। क्या तुम्हें एक आप बात कबूल है। उसने हाथ हटाकर शाविर को देखा फिर मुस्कुराते हुए हाँ में सर हिलाया। शाविर हमदानी ने उसके नर्म नाजुक हाथ को अपने हाथ में लेकर अपनी वही नीले हीरे वाली अंगूठी से पहना दी। ये हमारी मोहब्बत की एक शानदार इब्तिदा है और ये तुम्हें हमारे बारे में बहुत कुछ याद दिलाती रहेगी। अनुषा ने हैरत से अंगूठी को दिखा फिर शाविर को। मुझे क्या देंगे, अपनी बकवास से अंगूठी। शाविर हंस पड़ा। मुझे पता था तुम यही कहोगी। माना कि मेरी होने वाली भी थोड़ी लालची है लेकिन दिल की साफ है, इसलिए मैं उसके लिए एक दूसरी अंगूठी भी लेकर आया हूँ। ये कहकर उसने अपनी जेब से अंगूठी निकाली और उसकी उंगली में पहना दी तो मुस्कुरा दी। ये नीली हीरे वाली अंगूठी आप अपने पास ही रखो वरना मेरा दिल दुखता रहेगा। उदासी से बोली तो शाविर ने उसकी आंखों से निकलते आंसू को साफ किया। अब हम दोनों को कोई जुदा नहीं कर सकता। और हाँ, बहुत मुबारक हो। बलाखिर मेरी 50 रुपए वाली दुआ आज से जाकर वापस नहीं आई, बल्कि वही वफा पूरी हो गई। और हाँ, वो उठा और जाने के लिए मुड़ा ही था कि वापस उसकी तरफ पलटा। अगले हफ्ते हमारा निकाह और तुम बकायदा तौर पर मेरी हो जाओगी। मंजूर है ना तुम्हें। अनुषा ने हंसकर अपना सर झुका दिया। उसकी आंखों से 2 आंसू बह निकले। वो बेहद वक्त खुश और गमी की कैफियत से गुजर रही थी। खुदा ने उसकी ख्वाहिश पूरी तो की थी, लेकिन किस तरह की थी। उसके वहमो गुमान में भी नहीं था। उसकी जिंदगी बदल रही थी, लेकिन अब उसे जिंदगी बदलने की चाह तो ना थी, पर शाविर हमदानी की मोहब्बत की ख्वाहिश जरूर थी, जो जल्द पूरी होने वाली थी।